हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारियां बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो अपनी निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। इसी क्रम में आज की जो क्लास है वो भी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अक्टूबर महीने की जो योजनाएं हैं करंट अफेयर से संबंधित उनको अपन पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त दो आप लोगों के लिए मेजर योजनाएं हैं, इफेक्ट्स हैं आप लोगों के लिए बेनिफिट वाले, कि आरपीएससी द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड है जीके वाला, उसके ई नोट्स और 10 पेपर की फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों के लिए हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा पर अवेलेबल है। तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड करें और दोनों कोर्सेज में इनरोल करें। आप लोगों को यहाँ पर एक थोड़ा सा बेनिफिट ये होने वाला है कि इसमें ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के लिए हैं उनके लिए भी यहाँ पर दोनों माध्यमों में ये जो है ई नोट्स और जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। तो आप लोग जो पेपर थर्ड के लिए दोनों हैं ये, तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। या आप जो ऐसे स्टूडेंट्स जो दिसंबर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उनका टारगेट जून वाला है, तो भी आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको अदिति मैडम के एक्सपीरियंस का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ऐप में आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन है। 8,000 से प्लस हमारे सिलेक्शन है। तो एक बार आप जेआरएफ अड्डा जरूर विजिट करें और जो भी बेनिफिट्स हैं आप उनका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं, जो अपना अक्टूबर का करंट अफेयर्स है और इसमें जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। एक आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं, जो हमारा जो एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज है और जो नोट्स हैं ई नोट्स, वो आप लोगों के लिए हम लोगों ने जो है वो नवीन जो पैटर्न है एग्जाम का उनके आधार पर तैयार किए हैं। तो इसमें जैसे मान लो कि राजस्थान जो जीके है उसका जो पैटर्न रहा है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये टेस्ट सीरीज तैयार की है। और इसको देखिए, लास्ट मोमेंट पे जो इसको लॉन्च करने का जो कारण था वो ये था कि अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका जो डीपली एनालिसिस किया और उसके आधार पर हमने जो क्वेश्चन तैयार किए और उसका आपको जो है बेनिफिट मिल सके। तो ये अगर आपने पहले भी कहीं से अगर टेस्ट सीरीज ले रखी है तो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि अब आप जो है वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, क्योंकि आप क्वेश्चंस का जो लेवल देखेंगे आपको एग्जाम के जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये लेवल मिलेगा। अभी आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट आए आपने देखा होगा कि कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप लोगों के लिए 36% का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिट देने वाली है ये टेस्ट सीरीज। तो यदि आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इसको एनरोल कीजिए। इसी क्रम में आज का वीडियो आप लोगों के लिए है जो राजस्थान की प्रमुख योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है, जिसमें आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर का जो करंट अफेयर्स है वो तो स्पेशली ध्यान रखना है। और आपका जो पेपर है वो 7 दिसंबर को डिसाइड है। ठीक है। तो इसको लेकर भी अपन एक वीडियो करने वाले हैं, क्योंकि अभी पीएससी के कुछ अपडेट्स आए हैं तो सिटी वगैरह को, तो आप लोग इसको देखना। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान की जो पहली अक्टूबर माह में जो पहला प्रोग्राम था, विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना। अगर इसको मैं थोड़ा सा बात करूं, आपने विजन 2047 सुना होगा। विजन 2047, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की काफी जो बड़ी योजना है विजन 2047। ये भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है कि अपने को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना है, शिक्षा का विकास करना है, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है, व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा में सुधार करना है। तो ऐसी स्थिति में इस योजना को लेकर अलग अलग इन्होंने टारगेट डिसाइड कर रखे हैं और इसी योजना का जो क्रियान्वयन है वो राजस्थान में किया गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना राजस्थान में कब लॉन्च हुई, तो आपको तारीख ध्यान रखनी है। 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो है वो लोकार्पण किया गया, उद्घाटन किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि विकसित राजस्थान 2047 जो कार्य योजना है इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में किया। इसके लिए जो जयपुर राजस्थान का मंत्रिमंडल है इसने सहमति दी है 23 अगस्त 2025 को। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इसका जो अनुमोदन हो चुका था वो 23 अगस्त 2025 को ही हो चुका था।
तो इस कार्य योजना की अगर अपन चार प्रमुख थीमों की बात करें, कौन कौन सी थीम यहाँ पर अवेलेबल है, तो देखिए अगर मैं इसमें चर्चा करूं, बिल्कुल जो चार जो इसमें थीम है उसमें अगर अपन बात करें, एक तो इसमें जो प्रमुख थीम है वो जन कल्याण है। ध्यान रखना चार थीमें हैं। पहली जो थीम है वो लोगों का कल्याण है, देश का तेजी से विकास करना है, भविष्य उन्मुख राजस्थान को तैयार करना है, और संवर्धक नीति है, विकास की जो नीतियां हैं उसमें। और इसके अतिरिक्त अपन ने 13 सेक्टर्स पर यहाँ पर काम करेंगे। जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये विजन 2047 का डॉक्यूमेंट भेजा जा चुका है, और इसके ऊपर समस्त जो डिपार्टमेंट है उन्होंने तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। यानी कि आप लोगों को इसमें जो विकसित देशों में सुविधाएं मिलती हैं वो राजस्थान के लोगों को भी मिल सके, इसके लिए विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसके प्रमुख लक्ष्य हैं, इनकी अपन अभी चर्चा करेंगे। और ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में इसकी जो थीम है वो आप ध्यान रखना, विकसित जो है भारत 2047 के संकल्प की ओर एक सशक्त कदम है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, विकसित जो भारत है 2047 के संकल्प की ओर एक अपना राजस्थान का सशक्त कदम है, ये अपना थीम रहेगी। इसमें जो कार्य क्षेत्र है वो 7 कार्य क्षेत्र हैं, आप लोग ध्यान रखना इसमें, और याद भी करने हैं, आप नोट डाउन भी कर लेना। 7 जो है वो क्षेत्र हैं और उनके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसकी अगर अपन बात करें, विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना के प्रमुख लक्ष्य हैं, तो इसमें देखिए अपनी जो अर्थव्यवस्था है इसको अपने को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को बनाना है। राजस्थान को रोजगार देना है 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लोगों को जो है जॉब देनी है। इसके अलावा जो नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है उसमें 290 गीगावाट तक बढ़ाना है, 33 गीगावाट से ठीक है, जो पुनः जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ठीक है, तो नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन को 290 गीगावाट तक यहाँ पर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और विनिर्माण जो सेकेंडरी सेक्टर है अपना, जैसे प्रथम, सेकंड और तृतीय क्षेत्र हैं उस अर्थव्यवस्था के, तो उसमें जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें सकल राज्य मूल्य वर्धन में उसकी हिस्सेदारी को 20% करना है। स्कूलों में जो शिक्षा है उसमें 100% स्कूली नामांकन करना है, और मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाना है, जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाना है, और महिला सशक्तिकरण में जो कार्यबल में भागीदारी है उसको 60% से अधिक करना है। तो ये जो थी ये राजस्थान जो है विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना थी। और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा। जैसे आपने जोधपुर सुना होगा, जैसलमेर सुना होगा, भड़ला सौर ऊर्जा संयंत्र आपने सुना भी होगा। जैसलमेर काफी अग्रणीय है, जोधपुर भी अग्रणीय है। तो इसी क्रम में राजस्थान का एक जिला और निकल कर आया है सौर ऊर्जा में अग्रणीय, तो वो राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला है। और सवाई माधोपुर में जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा चुका है, और कुछ संयंत्रों का निर्माण हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब देखो अपने दिमाग में नहीं आता, अपन जैसे एक जिला एक उत्पाद में पढ़ते हैं कि सवाई माधोपुर का अमरूद उत्पादन में बेहतरीन स्थान है, तो इसका जो थीम है वो अमरूद है वहां पर। तो अब ऐसे ही सवाई माधोपुर में जो सौर ऊर्जा का जो सिरोमार है वो कोलाडा, इसका जो कोलाडा गांव है ये सौर ऊर्जा का जो है वो सिरोमार बना है। और राजस्थान की सौर ऊर्जा का अग्रणीय राज्य बनने के लक्ष्य में सवाई माधोपुर जिला एक महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में उभरा है। क्यों उभरा है? क्योंकि सवाई माधोपुर के कोलाडा में एक तो 1.82 मेगावाट क्षमता का नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है, और ये 956वां सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो आप लोगों को वैसे भी याद रखना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है राजस्थान में 956वां सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर, तो सवाई माधोपुर के कोलाडा में। और 1.82 मेगावाट क्षमता का ये सौर ऊर्जा संयंत्र है। वहीं अगर अपन बात करें इसके एक जो दूसरा संयंत्र है वो रामसिंहपुरा सब स्टेशन, इसी का कोलाडा का 1.12 मेगावाट क्षमता का विकेंद्रीकरण संयंत्र भी प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो लाभ क्या होगा, तो कोलाडा और रामसिंहपुरा दोनों मिलकर 2.94 मेगावाट क्षमता के संयंत्र के लगभग 250 जो किसान परिवार हैं इनको दिन में भी क्या है सौर ऊर्जा से बिजली मिलेगी। और कुल चालू क्षमता जो है पीएम कुसुम योजना, जिसमें घर घर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, इसमें कुल 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर चालू है। इसके अलावा अपन सवाई माधोपुर में बात करें कि जो अंतिम चरण में है, एक तो सारसोप, ये दोनों आप लोग याद रखना कि सारसोप में 1.42 मेगावाट का और कोलाडा में 2.25 मेगावाट का जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र अपने अंतिम चरण में है। तो दोनों नाम अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें पीएम कुसुम योजना, तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, किसानों को जो दिन में बिजली मिलने लगी है इसकी वजह से। तो देखिए कंपोनेंट ए है जो विकेंद्रीकरण संयंत्र है जिसमें अलग अलग स्थापित किए गए हैं, इसमें राजस्थान को पहला स्थान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पीएम कुसुम योजना में 2 कंपोनेंट है। कंपोनेंट ए जो विकेंद्रीकृत संयंत्र है,
इसमें राजस्थान का पहला स्थान है। और कंपोनेंट सी जो सोलर पंप पर आधारित है, इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, और सॉरी तीसरा स्थान राजस्थान का है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा इसमें राजस्थान का है। तो कंपोनेंट ए में राजस्थान का पहला स्थान है, और कंपोनेंट सी तो ए बी सी, तो सी का अंग्रेजी का तीसरा अक्षर भी सी है, तो राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर अपन बात करें कि राजस्थान में जो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के तहत कितने मेगावाट, तो 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, और इसमें जो है किसानों को लिए फ्री बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। नेक्स्ट, ये योजना आप लोग पहले पढ़ते हुए भी आए हैं, काफी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इस योजना का जो नाम है मुख्यमंत्री किसान समृद्धि या किसान सम्मान योजना। इसमें क्या किया गया, इसमें जो एक मुश्त राशि दी जाती थी 6,000 रुपए, उसको बढ़ाकर 8,000 रुपए, एक मुश्त नहीं किस्तों में। ठीक है, तो ये योजना 30 जून 2024, पहले तो अपना क्वेश्चन यही बनता है, किसान जो सम्मान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो ये जो हुई थी ये 30 जून 2024 से आप लोगों की प्रारंभ हो चुकी थी। इसमें केंद्र को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता से बढ़ाकर कितनी 8,000 रुपए इसमें कर दिया गया है। ठीक है, 2-2 हजार रुपए मिलते थे पहले इसमें। और इसकी जो अब चौथी किस्त है वो 18 अक्टूबर 2025 को जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था नंदबई भरतपुर में, इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है। ठीक है, पहले 3 किस्तों में आते थे, ये भी आप ध्यान रखना फैक्ट्स, पहले 3 किस्तों में आप लोगों के ये 2-2 हजार रुपए आते थे, और अब ये जो चौथी किस्त है ये आप लोगों की अक्टूबर में जारी कर दी गई है। तो चौथी किस्त के रूप में जो है 717.96 करोड़ रुपए राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई है। इसमें प्रत्येक किसान को 1,000 रुपए दिए गए, और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे 9,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा है। तो देखिए कितने फैक्ट्स हो गए यहाँ पर, कि प्रत्येक किसान को इसमें जो है भाई रुपए बढ़ाए हैं 8,000 रुपए। ठीक है, तो रुपए जब 8,000 रुपए बढ़ाए तो यहाँ पर इस किस्त में जो चौथी किस्त है इसमें 1,000 रुपए दिए गए हैं, तो सीधी सी बात है पांचवी किस्त में अपने आप 1,000 रुपए हो गए। और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसको 1,000 रुपए और बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है। चौथी किस्त कहां से जारी की गई है, तो ये भी आप याद रखना, नंदबई भरतपुर से ये किस्त जारी की गई है। नेक्स्ट अपन बात करें फोस्टर केयर योजना, तो आप लोगों ने एक योजना का नाम सुना होगा, पालनहार योजना। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं तो उनको सरकार द्वारा जो है वो शिक्षा और रहने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसी से कुछ संबंधित है फोस्टर केयर योजना। अब बच्चों की क्या करनी है, इसमें केयर करनी है। ठीक है, और इसमें जो गोद योजना, ये इसको अपन एक तरीके से क्या कह सकते हैं, गोद देने की योजना है। तो केंद्र सरकार ने फोस्टर योजना में 2 वर्ष तक के बच्चों का लालन पालन करने वाले परिवार द्वारा बच्चे को स्थायी रूप से गोद देने का इसमें प्रावधान किया गया है। और जो इसके जो जैविक माता पिता हैं जो उन्हें पालने में असक्षम है, ऐसे बच्चों के लिए उन्हें लीगल फ्री घोषित कर दिया गया है कि बच्चे अब कानूनी रूप से उनके ऊपर अपना दावा नहीं कर सकते। तो फोस्टर केयर योजना सीधी सी बात है ऐसी सरकारी योजना जिसके तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता लालन पालन करने में असक्षम है, और जो अनाथ हो या मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ माता पिता के बच्चे हों, या भिक्षावृत्ति, बाल श्रम या मिसिंग चाइल्ड के जो गुमशुदा बच्चे हैं, उन्हें सरकार द्वारा चुने हुए परिवारों को देख रेख के लिए दिया जाता है, और बाद में फिर उन बच्चों को स्थायी रूप से भी गोद दे दिया जाएगा। तो पालनहार योजना में जिनके केवल माता पिता नहीं होते उनके हैं, इनके माता पिता होंगे लेकिन वो माता पिता अपने संतान का पालन पोषण करने में असक्षम है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें क्या किया जाएगा, दूसरे माता पिता को लीगली गोद दिया जाएगा। नेक्स्ट, ड्रोन योजना से संबंधित है स्वामित्व योजना, और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से जो है वो खेतों का ड्रोन के माध्यम से निरीक्षण करके सर्वेक्षण करके ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए जाएंगे। इन शॉर्ट आप लोगों को ये याद रखना है। डिटेल से अपन बात करते हैं। तो ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से अब तक 35,916 गांवों का सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो सबसे पहला फैक्ट यही याद रखना है कि ड्रोन तकनीक जो सर्वेक्षण है इसके माध्यम से 35,916 गांवों का सर्वेक्षण हो चुका है, और बजट 2025-26 में 2 लाख ग्रामीण परिवारों को इसमें पट्टे दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे किसान जिनके पास भूमि का पट्टा नहीं है तो गांव में जो जमीनें पड़ी हैं उनको पट्टे दिए जाएंगे। और अब तक कितने 1.48 लाख पट्टे, 1,41,000 पट्टे यहाँ पर जो है वितरित किए जा चुके हैं। और इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो पंचायती राज मंत्रालय, राजस्थान राज्य राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण संपत्तियों का जो है सर्वेक्षण करना और उनका डिजिटलीकरण करना। और इसका शुभारंभ जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2021 को किया गया।
अभी जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, तो ग्रामीण परिवारों को पट्टा वितरण करने की योजना है। तो 2025-26 के बजट में कितना 2 लाख ग्रामीण परिवारों को टारगेट करेंगे, जिनमें से 1,38,000 परिवार हैं उनको ये दिया जा चुका है। और स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण करना है। ये आप फैक्ट्स इसमें याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर योजनाएं अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। नेक्स्ट एक काफी अच्छी बेहतरीन योजना है, राजस्थान के प्रथम हाइब्रिड एमयूटी मॉडल पर शुरू होगी 5 जल आपूर्ति योजनाएं। तो ये योजना थोड़ा सा ध्यान रखना कि ठेकेदारों के माध्यम से होंगी, सरकार ठेकेदारों के माध्यम से इनका संचालन करेगी। और इसमें ऐसे क्षेत्र जहां पर सूखा रहता है, नहरें नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के लिए ये योजना शुरू की जाएगी, जल आपूर्ति परियोजनाएं। तो इसमें एक तो ध्यान रखना कि कौन कौन सी जिले इसमें शामिल हैं, वो अपने को पढ़ने हैं, और क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में एक मिशन संचालित है, राजस्थान में जल जीवन मिशन की इसको गति देने के लिए, राजस्थान में जल जीवन मिशन को गति देने के लिए प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एम्यूनिटी मॉडल HAM हाइब्रिड एम्यूनिटी मॉडल पर आधारित PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है उसमें 5 मेगा जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। और इस योजना का जो व्यय का टारगेट है वो 18,879 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगर अपन योजनाओं की अगर अपन बात करें तो जैसे ये है हाइब्रिड एम्यूनिटी मॉडल वाली जल आपूर्ति योजनाएं, तो ये पांचों योजनाएं अपने को याद करनी है। तो इसमें जल आपूर्ति परियोजना है, किस किस जिले में होगी, कितनी लागत होगी और किस क्षेत्र को कवर करेगा, ये अपने को पढ़ना है। तो इसमें जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पहली है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इंदिरा गांधी नहर योजना में जो जलापूर्ति होगी उसमें कौन से जिले हैं, सीकर और झुंझुनू जिले। कितना व्यय होगा, 7,125.97 करोड़ रुपए। और सीकर झुंझुनू के जो बचे हुए गांव हैं उसमें इस योजना के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। ठीक है, झुंझुनू जिले में यमुना नदी के पानी को लेकर भी आप लोग उस योजना को थोड़ा सा पढ़ के जाना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे काली तीर परियोजना जलापूर्ति परियोजना। तो काली तीर जो है वो अलवर भरतपुर क्षेत्र के लिए है, 4,813.67 करोड़ है, 1,237 गांव इसमें कवर होंगे। जाखम बांध जलापूर्ति परियोजना है, इससे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर 3,266.18 गांव कवर होंगे। 3,266.18 करोड़ इसमें व्यय होगा और 1,473 है इसमें गांवों को कवर किया जाएगा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर के। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जो चंबल नदी जल आपूर्ति परियोजना है, ये करौली और सवाई माधोपुर में रहेगी। इसकी जो लागत है वो 3,066.90 करोड़ है, 1,426 गांव यहाँ पर कवर होंगे। काली तीर जो परियोजना है इसमें जो चंबल नदी पर है, ये धौलपुर और भरतपुर जिले इसमें शामिल होंगे। 606 करोड़ रुपए की योजना है और 470 गांव इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये जल आपूर्ति परियोजना की जो है वो याद रखना, हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल वाली। तो पहली तो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, काली तीर नहर परियोजना। काली तीर में एक परियोजना में तो अलवर भरतपुर और एक में धौलपुर भरतपुर। जाखम बांध परियोजना और चंबल नदी जलापूर्ति परियोजना। ठीक है, इसमें जो होगी वो भागीदारी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की होगी और कुल लागत का 40% हिस्सा तो जो है वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वहन किया जाएगा और 60% जो हिस्सा है वो 60 जो है निजी ठेकेदार वहन करेगा। तो ठेकेदार को अपनी निवेश राशि 10 वर्षों में 20 किस्तों के माध्यम से एम्यूनिटी भुगतान के रूप में वापस की जाएगी। ठीक है, जो ठेकेदार होंगे वो 60% और जो राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है उसका हिस्सा 40% रहेगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ को ऊपर नीचे कर सकता है। संचालन और रख रखाव, तो जल आपूर्ति परियोजना का संचालन और रख रखाव 10 वर्षों तक ठेकेदार के माध्यम से होगा और इसमें पेयजल उपलब्धता होगी वो 5,000 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत होगी। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत 4.20 लाख घरेलू नल कलेक्शन और 20 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस परियोजना का उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये पढ़ के जाना। इस परियोजना का जो है उद्देश्य 5,000 गांवों को 4.20 लाख जो है नल कनेक्शन देना, जिससे 20 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको कि इस योजना द्वारा जो कितने गांव, 5,000 गांव हैं, 4.20 लाख लोगों को नल कलेक्शन और 20 लाख लोगों को इसका लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट योजना है काफी जो अच्छी योजना है, गुरु गोवलकर योजना। तो ये संघ के व्यक्ति थे, संघ के प्रचारक रहे, इन्हीं के नाम पर ये योजना शुरू की गई, गुरु गोवलकर योजना। तो इसमें क्या है, इसमें आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के जरिए चिन्हित ब्लॉकों में स्वास्थ्य व पोषण
शिक्षा, कृषि सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास और सामाजिक विकास सहित अन्य क्षेत्रों में नवाचार आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो 39 प्रमुख जो प्रदर्शक संकेतों के आधार पर की जाएगी, और इसकी नियमित जो समीक्षा है राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर समितियों के कार्यक्रम के माध्यम से की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला व ब्लॉक स्तरीय समितियां यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो क्योंकि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय समितियों पर क्रियान्वयन होगा, तो राज्य स्तर पर जो इसकी जो देखरेख करेगा वो जिला, उसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेगा। ठीक है। और जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला व ब्लॉक स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। तो इस गुरु गोवलकर जो योजना है, गोलवलकर योजना, इस योजना के माध्यम से जो ब्लॉक चिन्हित किए जाएंगे पिछड़े हुए, उनमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि सेवाएं और आधारभूत और कौशल विकास और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नवाचार किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, तो काफी बेहतरीन योजना है ये, हरित क्रांति के बाद की। तो इसके माध्यम से आप थोड़ा सा एक तो ध्यान रखना, एक तो ये जो है वो धन धान्य अनाज के ऊपर, और दूसरा दलहन, दलहन फसलों के उत्पादन पर इसमें विशेष जोर दिया गया है। तो दो चीजें, फैक्ट्स आप लोगों को यही याद रखने हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि की दो योजनाएं हैं। एक तो इसमें प्रधानमंत्री, देखिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि की दो योजनाएं, एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की इसके तहत शुरुआत हुई है। शुभारंभ जो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेष कृषि कार्यक्रम में 11 अक्टूबर 2025 को। और इसमें जो धन धान्य में इसके लिए तो 24,000 करोड़ रुपए और दलहन के लिए 11,440 करोड़ रुपए। ये तो था केंद्र से संबंधित। थोड़ा सा अपन जो है वो अपने राजस्थान के बारे में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए देश के कुल जो कृषि जिले हैं उसमें 100 कृषि जिले हैं, जिनमें एक तो उत्पादकता कम है, ऐसे 100 जिलों को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। मध्यम फसल तीव्रता है और औसत से कम ऋण उपलब्धता के आधार है। तो इसमें अपना इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बनता है वो यही बनता है कि योजना के तहत राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं। तो 8 जिले यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो 8 जिलों में अगर अपन बात करें, बाड़मेर है, जैसलमेर है, नागौर है, जोधपुर है, बीकानेर है, पाली, जालोर है और चूरू है। तो ये 8 जिलों के आपको नाम याद करके जाने हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू। इसका जो उद्देश्य है वो उत्पादकता बढ़ाने के साथ फसलों के विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध करवाना है। और इसका जो विभाग रहेगा, कौन से विभाग द्वारा संचालित होगा, तो राजस्थान का कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन सहित 11 विभागों को जोड़ा जाएगा। तो अपने को एक तो फैक्ट ये याद रखना है कि राजस्थान के कितने जिले, तो 8 जिले इसमें शामिल हैं। उद्देश्य क्या है और कौन कौन से विभाग इसको संचालित कर रहे हैं। नेक्स्ट योजना के बारे में इसको एक मिनट, इस योजना में, हाँ, इस योजना के देखिए कार्य योजना की अगर थोड़ी सी अपन चर्चा करें कि इस योजना के माध्यम से हर जिले की मिट्टी की जांच कर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे, मिट्टी वाले जो बनाए जाते हैं। और इसके माध्यम से जो है ये उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। और इस दौरान जो कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर है, इसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें कि विभिन्न जिलों के 7,903 डिग्गियों और 98,753 पाइपलाइन इकाइयां इसके तहत स्थापित की जाएंगी। प्रदेश की अब तक 14 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है कि प्रत्येक किसान के पास एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है इसमें, और उसमें किसान के पास ये जानकारी होती है कि उसकी मिट्टी में किस चीजों की आवश्यकता होती है और किन चीजों की उसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो उसके माध्यम से क्या है, इसको वो उर्वरक जो है वो अपनी उसके अनुसार डाल सकता है। तो इसमें जो 14 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी हो चुके हैं, और इसमें प्रदेश में अब तक 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और किसान के खेतों को वर्षा जल संचयन सुनिश्चित करने के लिए अब तक 35,368 फॉर्म जो पौंड है वो बनाए जा चुके हैं, तालाब बनाए जा चुके हैं। तो इस योजना की ये प्रमुख क्या है, विशेषताएं हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कितने पौंड बनाए जा चुके हैं, तो ये 35,000 से अधिक पौंड बनाए जा चुके हैं। और 7,903 डिग्गियों और 98,753 पाइपलाइन इकाइयों की यहाँ पर स्थापना हुई है। नेक्स्ट अपन बात करें आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, ये भी अच्छी योजना है, आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। तो इसमें देखिए प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की 5 ग्राम पंचायतों का चयन होगा। ठीक है। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ पर संचालित होंगे। 5 वर्ष तक की आयु बच्चों को स्वर्ण प्राशन, जैसे चौवन प्रकाश आता है, वैसे ही क्या है
स्वर्ण प्राशन, गर्भवतियों को 4 माह तक औषधि युक्त लड्डू दिए जाएंगे। मरीजों की प्रकृति के आधार पर औषधि व उनका डाइट चार्ट डिसाइड होगा। 18 स्वास्थ्य सूचकांकों पर खरा उतरने वाले गांव को आदर्श गांव का यहाँ पर दर्जा दिया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए आदर्श ग्राम योजना, आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राजस्थान की जो रैंकिंग है वो आप लोगों को तो ध्यान रखनी है कि सितंबर 2025 माह की रैंकिंग में राजस्थान के जो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर आया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई गई है। तो सितंबर 2025 माह की जो रैंकिंग है इसमें राजस्थान बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है। और समेकित बाल विभाग ने लक्ष्य के मुकाबले में 85.36% नामांकन किया और 74.12 लाभार्थियों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको भुगतान किया। जिलों में प्रथम अगर अपन बात करें तो 12 जिला प्रथम रहा है, चित्तौड़गढ़ द्वितीय रहा है और इसमें जालोर और जैसलमेर क्रमशः सबसे पीछे रहे। सबसे पीछे जालोर और उसके लास्ट सेकंड लास्ट जैसलमेर रहा है। ठीक है, तो ये आंकड़े याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया स्टूडेंट्स की जो बाल श्रम था उसके ऊपर पूरा नियंत्रण किया गया है। उम्र को जो है वो डिसाइड किया गया है, काम के घंटे इसमें तय कर दिए गए हैं। तो देखिए, अगर इसके उद्देश्यों की बात करें, राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल श्रम पर प्रभावी रोक लगाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोकस है, बाल श्रम पर क्या करना है, प्रभावी रोक लगाना है। तो ये अध्यादेश में क्या हुआ है, बाल श्रम पर प्रतिबंध है। किशोरों को जो रात को काम करवाया जाता है उसके काम के घंटे और ओवर टाइम निर्धारित किए गए हैं। तो इसको जो नाम दिया गया है, प्रचलित राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम। कम उम्र के बच्चों को दुकान और वाणिज्य संस्थानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। रात्रि के समय 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे कार्य नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिन में कर सकते हैं और 14 साल के नीचे की उम्र के बच्चों को आप किसी भी कंडीशन में काम नहीं करवा सकते। और इसमें थोड़ा सा जो श्रमिकों के लिए है, श्रमिकों के दैनिक कार्यों की अधिकतम अवधि 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई है। आप 10 घंटे से अधिक तक उनको काम नहीं करा सकते। और 12 से 15 साल के किशोरों को अधिकतम आप 3 घंटे ही काम करवा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि 12 से 15 साल के अधिकतम 3। और प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष के स्थान पर अब 14 वर्ष अनिवार्य कर दी है, पहले ये 12 से 15 वर्ष थी। ओवर टाइम करने की अधिकतम सीमा को 144 घंटों तक बढ़ाया गया है, मतलब भाई 1 घंटे वैसे भी बढ़ा दिए हैं, तो अध्यादेश ने इसे बढ़ाकर 14 से 18 उम्र कर दी है। तो ये इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो उनकी अपन ने चर्चा की। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपका ये कैसा लगा वीडियो तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और नेक्स्ट जो अक्टूबर माह के जो शेष करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।